आप सभी को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मौर्योत्तर काल का अध्ययन कर रहे हैं और मौर्योत्तर काल में विदेशी राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। मौर्योत्तर काल में भी हम विदेशी राज्य का अध्ययन कर रहे थे और विदेशी राज्य में हमने हिंद यूनानी तथा शक वंश का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आज का जो चैप्टर है वो है पहलव और कुषाण। तो ये चारों हमें क्रम से याद रखने हैं। सर्वप्रथम हिंद यूनानी, तो हम बात कर रहे थे मौर्योत्तर काल की। देखिए, मौर्योत्तर काल यानी मौर्य वंश के पश्चात जो काल है मौर्योत्तर काल। इसके बाद गुप्त काल आएगा, वो हम बाद में बात करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले हमने बात की, जैसे सर्वप्रथम हम बात करें हिंद यूनानी के बाद हमने बात कर ली है शक। इसके बाद हम बात करेंगे पहलव और अंत में आएंगे आपके कुषाण। तो 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, हिंद यूनानी, शक। इसके बाद हम बात करते हैं पहलव। देखिए 2-4 बिंदु हैं इसमें। पहलव या पार्थियन, पहलव अथवा पार्थियन। ये जो पहलव थे इनका मूल निवास स्थान पार्थिया अथवा ईरान था। इन्होंने यहाँ भारत में तक्षशिला को राजधानी बनाया और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आएगा गोंडो फर्नांडिस। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? गोंडो फर्नांडिस। देखिए, तो पहलव अथवा पार्थियन ये मूलतः पार्थिया अथवा ईरान के निवासी थे। ये मूल रूप से पार्थिया अथवा ईरान के निवासी थे और इन्होंने तक्षशिला को राजधानी बनाया। तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो ये मूल रूप से पार्थिया अथवा ईरान के निवासी थे और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तक्षशिला को। इसी प्रकार देखिए मिथ्रेडेटस शासक का नाम है मिथ्रेडेटस। ये भारत में पहलव वंश का संस्थापक था। मिथ्रेडेटस ये भारत में पहलव वंश का संस्थापक है। भारत में पहलव वंश का संस्थापक था। मिथ्रेडेटस भारत में पहलव वंश का संस्थापक था और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक है वो आएगा गोंडो फर्नांडिस। देखिए, इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? गोंडो फर्नांडिस। गोंडो फर्नांडिस अथवा गुंडूहर। देखिए, पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो एक तो ये पहलव वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसके बारे में जानकारी तख्ते वही शिलालेख से मिलती है। इसके बारे में जानकारी जो 20 से 41 एडी का है, यानी प्रथम सदी 20 से 41 एडी का है। प्रथम सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। तो पहलव वंश का क्या माना जाता है? इसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। और इसके बारे में जानकारी तख्ते वही अभिलेख से मिलती है। अभिलेख से मिलती है।
तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तख्ते बही अभिलेख से। ये जो अभिलेख है ये पेशावर के निकट प्राप्त हुआ है, पेशावर के निकट प्राप्त हुआ है। तो जो पहलव वंश है, पहलव वंश का संस्थापक कौन हो गया? मिथ्रेडेटस। जबकि गोंडो फर्नांडीस अथवा गुंडूहर इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। और इसके बारे में जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? तख्ते बही अभिलेख से मिलती है। इसी प्रकार इनके दरबार में ईसाई धर्म प्रचारक जिसका नाम था सेंट थॉमस, ईसाई धर्म प्रचारक जिनका नाम क्या था? सेंट थॉमस आया था। तो इनके दरबार में ईसाई धर्म प्रचारक जिसका नाम क्या था? सेंट थॉमस। ये जो सेंट थॉमस है इसका म्यालपुर या मैलापुर जो मद्रास में है, मद्रास में इनका देहांत हुआ था। म्यालपुर या मैलापुर में सेंट थॉमस का देहांत हुआ। और कालांतर में कुषाणों ने इन्हें समाप्त कर दिया। तो ये वंश समाप्त कर दिया। तो एक बार पुनः देखिए, हम मौर्य उत्तर काल में पहलव या पार्थियन का अध्ययन कर रहे थे। ये मूलतः पार्थिया अथवा ईरान के निवासी थे। तक्षशिला को इन्होंने राजधानी बनाया था। भारत में इन्होंने राजधानी किसको बनाया? तक्षशिला को। और भारत में पहलव वंश का जो संस्थापक था वो था मिथ्रेडेटस। कौन था? मिथ्रेडेटस। इसी प्रकार इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? गोंडो फर्नांडीस अथवा गुंडूहर पहलव वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसके बारे में जानकारी हमें कौन से शिलालेख से, कौन से अभिलेख से? तख्ते बही अभिलेख से, जो कहाँ से मिला है? पेशावर से। कहाँ से मिला है? पेशावर से। और इनके दरबार में ईसाई धर्म का प्रचारक था जिसका नाम था सेंट थॉमस, जिनका नाम क्या था? सेंट थॉमस। इनके दरबार में आते हैं और यहीं मैलापुर मद्रास में इनका देहांत हुआ, भारत में ही देहांत हुआ। और कालांतर में कुषाणों ने पहलव वंश को समाप्त कर दिया। तो इसके बाद अपना जो चैप्टर आएगा वो आएगा कुषाण वंश। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुषाण वंश। ये मौर्योत्तर काल का विदेशी राज्य में अंतिम पार्ट है। मौर्योत्तर काल में विदेशी राज्यों में अंतिम पार्ट है और एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये लगभग ये मानिए 50 से 55 मिनट का एक वीडियो बनेगा। तो इसमें आप आसानी से समझिए, आराम से देखिए। सबसे पहले हम कुषाण वंश के कौन कौन से शासकों के हमें नाम मिलते हैं, हम नाम देखते हैं। कुषाण यूची कबीले से संबंधित है। ये आमू दरिया, सीर दरिया नदियों के मध्य रहते थे। हुणों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और ये जो यूची कबीला ये 5 भागों में विभाजित हो जाता है और एक कबीला भारत में प्रवेश करता है जो कुषाण वंश के नाम से प्रसिद्ध होता है। कुषाणों की क्या क्या उपलब्धियां थी, कुषाणों की क्या देन है, उनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुषाण वंश के शासक कौन कौन से हैं। तो अब हमारा चैप्टर है कुषाण वंश। कुषाण वंश। सर्वप्रथम हम इस वंश के कुछ शासक हैं, उस शासक देखते हैं। देखिए, कुजुल कदफिसस, कुजुल कदफिसस। उसके बाद
विम कदफिसस। इस वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कदफिसस था। उसके बाद यहाँ का शासक आता है विम कदफिसस। उसके बाद कनिष्क, वशिष्क, हुविस्क, देखिए हमें मुख्य रूप से इन तीनों के बारे में अध्ययन करना है, 1, 2 और 3। कुजुल कदफिसस, विम कदफिसस, कनिष्क, वशिष्क, हुविस्क। इसके बाद कनिष्क सेकंड, कनिष्क सेकंड, वासुदेव फर्स्ट, वासुदेव फर्स्ट, और एक यहाँ का शासक आता है कनिष्क थर्ड, और एक है आपका वासुदेव सेकंड, वासुदेव सेकंड। ये कुछ शासक हैं जिनमें से मुख्य रूप से हमें इन तीन का अध्ययन करना है। देखिए एक तो कुजुल कदफिसस, विम कदफिसस और कनिष्क, मुख्य रूप से इन तीन शासकों का हमें अध्ययन करना है। तो कुजुल कदफिसस ये कुषाण वंश का संस्थापक था। यद्यपि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक नहीं था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? विम कदफिसस। और यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। तो इनके बारे में हम अलग से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं वो देखिए। तो यूची कबीला है, यूची कबीला यानी कुषाण, ये आमू दरिया, सीर दरिया नदियों के मध्य निवास करते थे। तो जैसे अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, नोट देखिए। नंबर 1, यूची कबीला, यूची कबीला आमू दरिया व सीर दरिया नदियों के मध्य निवास करता था। कुछ इफेक्ट हैं ताकि हमें पता चले कि कुषाण भारत में किस प्रकार से आते हैं। यूची जो कबीला है कुषाण आमू दरिया व सीर दरिया नदियों के मध्य निवास करता था। हूणों ने इन पर आक्रमण किया और ये 5 शाखाओं में विभाजित हुए, 5 शाखाओं में बट गए। एक कबीला भारत में आया और उसे क्या कहा गया? कुषाण कहा गया। एक कबीला भारत आया और ये कुषाण कहलाए, ये कुषाण कहलाए। तो जो कुषाण है वो मुख्य रूप से यूची जाति का एक कबीला है और इनके ऊपर हूणों का आक्रमण होता है। इसके पश्चात ये भारत में प्रवेश करते हैं। अब देखिए कुषाणों का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य एशिया तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। कुछ बिंदु हैं इनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। मध्य एशिया तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुषाणों ने मध्य एशिया तक साम्राज्य का विस्तार किया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। कनिष्क करेंगे, अफगानिस्तान तक उनके साम्राज्य का विस्तार था। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का विस्तार हुआ। भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए।
भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए। इसी प्रकार हम पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि भारत में नियमित सोने के सिक्के जारी किए, नियमित स्वर्ण मुद्रा जारी की, स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसी प्रकार कुषाणों का विश्व प्रसिद्ध सिल्क रूट रेशम मार्ग, विश्व प्रसिद्ध सिल्क रूट या रेशम मार्ग जो चीन से चलकर अफगानिस्तान ईरान होते हुए रोमन साम्राज्य तक जाता था, तो चीन से चलकर अफगानिस्तान ईरान होते हुए रोमन साम्राज्य तक जाता था। सिल्क रूट पर कुषाणों का अधिकार था। ध्यान रखना है, विश्व प्रसिद्ध सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। और कुषाणों की एक ये देन मानी जाती है, जो आपकी इंडो ग्रीक और जो मथुरा शैली है मूर्ति कला की, इंडो ग्रीक और मथुरा शैली, उसका विकास होता है। तो मूर्ति कला की इनका हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे, पहले सामान्य चर्चा है। इंडो ग्रीक व मथुरा शैली का विकास हुआ, मथुरा शैली का विकास हुआ। इसी प्रकार इस वंश के समय चमड़े के जूते पहनने का प्रचलन हुआ, चमड़े के जूते पहनने का प्रचलन हुआ, चमड़े के जूते पहनने का प्रचलन। इसी प्रकार सिले हुए कपड़ों का प्रचलन शुरू हुआ, सिले हुए कपड़े तैयार हुए, सिले हुए कपड़ों का प्रचलन, कपड़ों का प्रचलन शुरू हुआ। इसी प्रकार घोड़ों पर लगान, जीन और नाल लगाए जाने लगे, घोड़ों पर लगाम, जीन व नाल लगाए जाने लगे। तो कुछ फैक्ट हैं, सामान्य जानकारियां हैं, इनको देखिए। वो कुछ शासक हैं, उनका हमें अलग से अध्ययन करना है। तो ये जो कुषाण है, ये मूल रूप से यूची कबीले से संबंधित हैं। ये आमू दरिया, सीर दरिया नदियों के मध्य रहते थे। हूणों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, ये 5 शाखाओं में बट गए। एक कबीला इनमें से भारत में आया जो क्या कहलाए, कुषाण कहलाए। इनका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया जाता है। भारत में सर्वाधिक तांबे की सिक्कों का प्रचलन हुआ, नियमित स्वर्ण मुद्राएं जारी की, विश्व प्रसिद्ध सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर इनका अधिकार था, मूर्ति कला की इंडो ग्रीक और मथुरा शैली का विकास हुआ। इसी प्रकार चमड़े के जूते पहनने का प्रचलन, सिले हुए कपड़ों का प्रचलन और घोड़ों पर लगाम, जीन व नाल इसी काल में लगाए जाने लगे। ये तो कुछ सामान्य जानकारियाँ थी। अब इसके बाद हम एक एक शासक उठाएंगे और इनसे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कुषाण वंश के कौन कौन से शासक थे, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुजुल कदफिसस। सबसे पहले हम बात करते हैं कुजुल कदफिसस। तो ये कुषाण वंश का संस्थापक है। ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक नहीं है, ये केवल कुषाण वंश का संस्थापक है, क्योंकि इसका जो साम्राज्य है
हिंदू कुश पर्वत के उस पार तक रहा, अर्थात बैक्टीरिया गांधार प्रदेश तक इसका साम्राज्य रहा। ये भारत में नहीं आता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से अपन बात करें तो ये कुषाण वंश का संस्थापक था। केवल सामान्य रूप से बात करें, भारत में ये कुषाण वंश का संस्थापक नहीं था। देखिए कुजुलकदफिसस, तो एक तो ये कुषाण वंश का संस्थापक था, लेकिन ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक नहीं था। और यह हिंदू कुश पर्वत के उस पार तक रहा था। हिंदू कुश पर्वत के उस पार तक रहा, यानी भारत में इसने प्रवेश नहीं किया, अर्थात बैक्टीरिया और गांधार प्रदेश तक इसका साम्राज्य था। बैक्टीरिया व गांधार प्रदेश तक, बैक्टीरिया व गांधार प्रदेश तक इसके साम्राज्य का विस्तार था। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक नहीं है। इसी प्रकार इसे बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। अनुयायी माना जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इनकी जो उपाधि है महाराजा धीराज। इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे, तांबे के सिक्के जारी किए। तांबे के सिक्के जारी किए, और ये जो तांबे के सिक्के हैं यूनानी और खरोष्ठी लिपि में हैं। यूनानी व खरोष्ठी लिपि में। ये जो तांबे के सिक्के हैं ये यूनानी और खरोष्ठी लिपि में है। इन तांबों के सिक्कों पर धर्म विदत लिखा हुआ है। ये जो तांबे के सिक्के हैं, सिक्कों पर धर्म विदत लिखा हुआ है। धर्म विदत लिखा हुआ है। और ये सिक्के अफगानिस्तान के समीप हिंदू कुश पर्वत के समीप हिंदू कुश पर्वत के पास से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो जो कुजुलकदफिसस है ये कुषाण वंश का संस्थापक है, और ये प्रारंभ में हिंद यूनानी राजा हर्मियस के अधीन था। ये प्रारंभ में हिंद यूनानी राजा हर्मियस के अधीन था। हर्मियस के अधीन था। तो ये ध्यान रखना है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुलकदफिसस। तांबे के सिक्के जारी किए, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया। सिक्के पर धर्म विदत लिखा हुआ है। उपाधि महाराजा धीराज। और प्रारंभ में हिंद यूनानी जो इंडो ग्रीक राजा है हर्मियस, इसके अधीन रहा था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके पश्चात अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विम कदफिसस की। तो कुजुल कदफिसस कुषाण वंश का संस्थापक था, वो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक नहीं था। इसके बाद दूसरा शासक आता है यहाँ का विम कदफिसस। विम कदफिसस। तो एक तो ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक है तथा कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक, सर्वप्रथम नियमित रूप से स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला शासक, और इसके जो सिक्के हैं वो यूनानी और खरोष्ठी लिपियों में हैं। इसी प्रकार ये शैव मत का अनुयायी था, क्योंकि इनके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई हैं। शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई हैं। पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी थी। पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी। तो इसमें 5-7 लाइनें हैं, देख लीजिए। तो एक तो विम कदफिसस की बात करें अपन, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक। नंबर 2, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। तो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक और कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विम कदफिसस को। इसकी राजधानी पुरुषपुर अथवा पेशावर। इसकी राजधानी है पेशावर अथवा पुरुषपुर। राजधानी क्या है? पुरुषपुर अथवा पेशावर। भारत में नियमित रूप से स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला, एक तो भारत में स्वर्ण मुद्रा नियमित, भारत में नियमित रूप से स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसी प्रकार कुषाण वंश का पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, कुषाण वंश का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए। ये जो सिक्के हैं यूनानी और खरोष्ठी लिपि में हैं। सिक्के कौन सी 2 लिपियों में हैं? यूनानी प्लस खरोष्ठी लिपियों में हैं। इनके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति बनी हुई है। इसी प्रकार इनके जो सिक्के हैं, सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल का अंकन है। त्रिशूल का अंकन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये शैव मत के अनुयायी थे। ये शैव मत के अनुयायी थे। तो ये हो गए आपके विम कदफिसस। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक है। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक है। राजधानी पेशावर या पुरुषपुर। भारत में नियमित रूप से स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कुषाण वंश का पहला शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए वो भी क्या होगा? कौन होगा? विम कदफिसस। सिक्के यूनानी खरोष्ठी लिपि में हैं। यूनानी और खरोष्ठी लिपि में है। इनके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल का अंकन है। तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये शैव मत के अनुयायी थे।
इसके बाद दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध शासक जिसका हमें अध्ययन करना है वो शासक होंगे आपके कनिष्क। अगला शासक कौन होगा? कनिष्क। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कनिष्क। कनिष्क से पहले आपको एक ध्यान रखना है, एक चीनी ग्रंथ था हाउ हानसू, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि विम कदफिसस ने तिएनचू पर अधिकार कर लिया था। तिएनचू यानी पंजाब पर अधिकार किया था। एक लाइन ध्यान रखेंगे आप, चीनी ग्रंथ जिसका नाम है हाउ हानसू के अनुसार, चीनी ग्रंथ हाउ हानसू के अनुसार विम कदफिसस ने तिएनचू यानी पंजाब को जीत लिया था। ये ध्यान रखना है। एक चीनी ग्रंथ है जिसका नाम है हाउ हानसू। इसके अनुसार जानकारी मिलती है कि विम कदफिसस ने तिएनचू यानी पंजाब को जीत लिया था। अब हम बात करते हैं कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम है कनिष्क। 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। कनिष्क जिनका शासनकाल क्या है? 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। एक तो इन्होंने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। तो राज्याभिषेक के अवसर पर अर्थात 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत चलाया। इसके पश्चात देखिए रब तक अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। रब तक अभिलेख जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से। तो रब तक अभिलेख से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। रब तक अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो आपका रब तक अभिलेख है, इस रब तक अभिलेख में भारत के कुछ स्थानों की चर्चा है। जैसे चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, साकेत। चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी व साकेत का उल्लेख है। तो प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का जो निर्माण है वो किसके द्वारा माना जाता है? कनिष्क के द्वारा, क्योंकि अफगानिस्तान से यहाँ इनका एक रब तक अभिलेख मिला है। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार इनकी राजधानी देखिए, 2 राजधानियां थी, पेशावर और मथुरा। राजधानी पेशावर और मथुरा। इनकी 2 राजधानियां हैं, पेशावर और मथुरा। इसी प्रकार इनकी उपाधि
उपाधि देखिए, देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही। इनकी उपाधि है देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही। देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही इनकी उपाधि है। राजधानी क्या क्या है? पेशावर और मथुरा। इसी प्रकार हमने बात की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने सिल्क रूट पर अधिकार कर रखा था। सिल्क रूट, जिसकी चर्चा हम प्रारंभ में कर चुके हैं। सिल्क रूट पर इसका अधिकार था। तो ये जो रूट है, ये रूट कहाँ से कहाँ तक जाता है? देखिए, ये जो आपका सिल्क रूट है, ये चीन से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ईरान, और ईरान होते हुए ये कहाँ जाता था? रोम तक जाता था। जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग है, उसके ऊपर किसका अधिकार था? कनिष्क का अधिकार था। इसके पश्चात देखें, इन्होंने चीन पर आक्रमण किया था। चीन पर आक्रमण किया था। इन्होंने चीन पर आक्रमण किया था और चीन के सेनापति पांचाओ को पराजित किया था। हान वंश का सेनापति था ये। हान वंश के सेनापति, हान वंश के सेनापति जिसका नाम था पांचाओ, पांचाओ को पराजित किया था। हान वंश का सेनापति था जिसका नाम क्या था? पांचाओ। तो पांचाओ को इन्होंने पराजित किया। इसी प्रकार यदि हम बात करें इनके जो सिक्के हैं उनको देखिए एक बार आप। सिक्के, सबसे पहले हम बात करें सोने के सिक्के। इनके जो सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के पे यहाँ पे क्या क्या बना हुआ मिलता है? बुद्ध की प्रतिमा, देखिए सोने के सिक्के पर क्या क्या बना हुआ है। एक तो बुद्ध की प्रतिमा, हेराक्लीज की प्रतिमा, सूर्य का चित्र बना हुआ है, अग्नि का चित्र बना हुआ है और एक शिव का चित्र बना हुआ है। इनके जो सोने के सिक्के हैं, कनिष्क के जो सोने के सिक्के हैं, उन पर बुद्ध की प्रतिमा, अग्नि, हेराक्लीज, सूर्य और शिव का अंकन मिलता है। इसी प्रकार इनके जो तांबे के सिक्के हैं, नंबर 2, इनके जो तांबे के सिक्के हैं, तांबे के सिक्कों में इन्हें बलि देते हुए दिखाया गया है। तो इसमें कनिष्क को अग्नि वेदिका में बलि देते हुए दिखाया गया है। अग्नि वेदिका में बलि देते हुए इन्हें दिखाया गया है। इसी प्रकार कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था। पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और यहाँ से 3 वस्तुएं प्राप्त की थी इन्होंने। तो पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र से 3 वस्तुएं प्राप्त की थी। पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और पाटलिपुत्र से इन्होंने 3 वस्तुएं प्राप्त की। वो 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक तो नंबर 1
अश्वघोष एक महान विद्वान थे। नंबर 2 महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र। और एक अनोखा मुर्गा, अनोखा मुर्गा, अनोखा मुर्गा। तो पाटलिपुत्र से इन्होंने 3 वस्तुएं प्राप्त की थी। अश्वघोष एक विद्वान थे, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा मुर्गा। इसी प्रकार इन्होंने कश्मीर में कनिष्कपुर अथवा कनिष्पोर नगर बसाया था। और आपको पता होगा कश्मीर के कुंडल वन में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, ये हम अध्ययन कर चुके हैं, केवल ध्यान रखना है आपको। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कश्मीर में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो अपन ये कनिष्क के बारे में एक सामान्य चर्चा की है, सामान्य बिंदु हैं। आप 1-2 बार इनको रिवाइज करेंगे, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कनिष्क के समय कौन कौन विद्वान थे, इनके दरबार से संबंधित इनके समकालीन कौन कौन से विद्वान हैं। देखिए, तो अपन बात कर रहे हैं कनिष्क की, तो विद्वान इनसे संबंधित प्रमुख विद्वान, जैसे सबसे पहले हम बात करें अश्वघोष। अश्वघोष इनका राजकवि था। अश्वघोष क्या था? इनका राजकवि। इसी प्रकार अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष भी रहा, ध्यान रखेंगे। चौथी संगति का उपाध्यक्ष भी रहा। और इनकी कुछ रचनाएं हैं इनकी रचनाएं हैं बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद। ध्यान रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। एक है सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण। एक है सूत्रालंकार। तो अश्वघोष इनके राजकवि थे, चौथी संगति यानी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष रहे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार। इसके बाद देखिए नंबर 2 चरक। तो दोस्तों चरक एक चिकित्सक थे। और इनकी रचना है चरक संहिता। इनकी रचना का नाम क्या है? चरक संहिता। इसी प्रकार संगरक्ष इनका पुरोहित था। संगरक्ष
संरक्ष इनका पुरोहित था। संरक्ष इनका पुरोहित था। पार्श्व इनके गुरु थे। और ध्यान रखना है, इनके कहने पर ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इनके कहने पर चौथी बौद्ध संगति बुलाई थी। इनके कहने पर ही कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। इसी प्रकार वसुमित्र, तो आपको पता है ये चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार नागार्जुन शून्यवाद के जनक, ये शून्यवाद के जनक इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, नागार्जुन की कुछ रचनाएं हैं। माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका, और एक प्रज्ञा पारमिता सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो ये कनिष्क के संबंधित कुछ विद्वान हैं। अश्वघोष, चरक, संरक्ष, पार्श्व, वसुमित्र और नागार्जुन। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ और बिंदु हैं। इन्होंने पेशावर में संघाराम का निर्माण करवाया था। पेशावर में संघाराम यानी स्तूप नुमा आकृति है। पेशावर में संघाराम का निर्माण करवाया। और ये जो संघाराम है इसका वास्तुकार यवन स्थापत्यकार अंगिरस था। अंगिरस। इसके निर्देशन में इसका निर्माण हुआ। इसी प्रकार पेशावर में ही इन्होंने 13 मंजिला टावर बनवाया था। 13 मंजिला टावर। पेशावर में इन्होंने 13 मंजिला टावर बनवाया। इसके पश्चात देखिए मथुरा में देवकुल की स्थापना की। मथुरा में देवकुल की स्थापना की। कनिष्क के द्वारा मथुरा में देवकुल की स्थापना की गई। मथुरा में ही इन्होंने खुद की मूर्ति भी बनवाई थी। ध्यान रखना है, एक तो विम कदफिसस की और एक स्वयं की मूर्ति बनवाई थी। मथुरा में विम कदफिसस व स्वयं की मूर्ति बनवाई थी। और ये जो इनकी खुद की मूर्ति है उसमें इन्हें टोपा और
नोकदार जूते पहने हुए दिखाया गया है, रोमन चोगा भी पहने हुए दिखाया गया है। तो इन्हें कनिष्क को एक तो रोमन चोगा, टोपा व नुकीलेदार जूते पहने हुए दिखाया गया है। नुकीलेदार जूते पहने हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार जो आपका इंडो ग्रीक और मथुरा शैली है उसका निर्माण भी मुख्य रूप से किसके समय होता है, उसका सर्वाधिक विकास किसके समय होता है, कनिष्क के समय। तो एक इन्होंने तक्षशिला में सिरकप शहर बसाया था, तक्षशिला में सिरकप शहर बसाया, तक्षशिला में सिरकप शहर बसाया। इसी प्रकार इंडो ग्रीक व मथुरा शैली का इसी समय सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक विकास इसी के समय हुआ। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ थी और ये कनिष्क का टॉपिक आपका समाप्त हुआ। इसके बाद हम मथुरा शैली और आपकी इंडो ग्रीक शैली है उसका अध्ययन करेंगे और एक दो जो शासक बचे हुए हैं उनको देख लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ और शासक हैं, इनको भी आप देख लीजिए। वशिष्क एक शासक है, वशिष्क, इसकी राजधानी मथुरा थी, राजधानी मथुरा, और इस शैव मत का अनुयायी था क्योंकि इनके सिक्कों पर शिव, स्कंद और कार्तिकेय का अंकन है। कनिष्क के बाद एक प्रसिद्ध शासक आते हैं वशिष्क, राजधानी मथुरा, शैव मत का अनुयायी था, इनके सिक्कों पर शिव, स्कंद और कार्तिकेय का अंकन किया हुआ है। हुविस्क, राजधानी इसकी भी मथुरा है और इसकी भी क्या थी, मथुरा। कश्मीर में इन्होंने हुइस्कपुर शहर बसाया। ये अंतिम शक्तिशाली शासक था, कुषाण वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इनके सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति का अंकन है, तो ये वैष्णव मत के अनुयायी थे और इस समय मथुरा कुषाणों की शक्ति का केंद्र बन गया था। तो एक शासक है वशिष्क और उसके बाद है हुविस्क, दोनों की राजधानी मथुरा है। ये शैव मत का अनुयायी था, तो ये वैष्णव मत का अनुयायी था। इनके सिक्कों पर शिव, स्कंद, कार्तिकेय का अंकन है, तो इनके सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति है, तो ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। और कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे, वासुदेव सेकंड इस वंश का अंतिम शासक था और इसके सिक्कों पर शिव और विष्णु का अंकन है, शिव तथा विष्णु का अंकन है। तो ये थे कुषाण वंश के जो भी शासक थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद अंतिम चैप्टर है जाता है आपका गांधार कला और मथुरा कला। गांधार कला और मथुरा कला मैं एक टेबल बना देता हूँ, टेबल में हम समझ लेंगे इनमें ये विशेषताएं, इनमें ये विशेषताएं हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ये अंतिम पार्ट है आपका, इसमें गांधार शैली और मथुरा शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली, इनमें मूल रूप से क्या अंतर है, ये आपका 5-7 मिनट का चैप्टर और है, आप इनको एक बार और समझ लीजिए। गांधार और मथुरा कला, तो गांधार कला को इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, ग्रीक बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। ये एक मिश्रित शैली है, हेलेनिस्टिक शैली भी कहा जाता है। तो ये जो गांधार कला है ये मिश्रित शैली है, इसे हेलेनिस्टिक कला भी कहा जाता है, क्योंकि जो गांधार कला है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, नोट गांधार शैली है उसमें विषय तो है भारतीय और शैली है यूनानी। शैली कौन सी है, यूनानी, इसीलिए इसे इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, ग्रीक बुद्धिस्ट मिश्रित हेलेनिस्टिक शैली कहा जाता है। इस कला शैली के केंद्र कौन कौन से हैं, गांधार,
तक्षशिला, बामियान, जलालाबाद और पेशावर। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में बनी, जबकि बुद्ध की पहली प्रतिमा, ध्यान से समझना इन दोनों में अंतर क्या है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां तो गांधार शैली में है, लेकिन बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है, प्रथम मूर्ति है, वो कौन सी शैली में, मथुरा शैली में। इसमें यूनानी देवता अपोलो की भांति बुद्ध को दर्शाया गया है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। यहाँ काला सलेटी, चूना पत्थर, बालू पत्थर और प्लास्टर से मूर्तियाँ तैयार की गई। यहाँ मूल रूप से लाल और बलुआ पत्थर है, यहाँ मूल रूप से लाल और बलुआ पत्थर है। यहाँ काला सलेटी, चूना, बालू पत्थर, प्लास्टर से मूर्तियाँ तैयार की गई। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं भौतिकवादी एवं यथार्थवादी हैं। यहाँ की मूर्तियाँ भौतिकवादी यथार्थवादी हैं, जबकि यहाँ की मूर्तियाँ आध्यात्मिकवादी और आदर्शवादी हैं। क्योंकि देखिए यहाँ की मूर्तियों में पद्मासन, अभय मुद्रा, धर्म चक्र परिवर्तन में दिखाया गया है। यहाँ सर्वाधिक मूर्तियाँ मैत्रेय की बनाई गई। इनमें मूर्ति के पीछे आभा मंडल बना हुआ है। इनमें इस शैली में बुद्ध को दाढ़ी, मूछ एवं झीना कपड़ा पहनाया गया है इन मूर्तियों में, और यहाँ बुद्ध को मोटा कपड़ा पहना दिखाया गया है। यहाँ पीछे आभा मंडल नहीं है। इसमें बुद्ध को दुबला पतला बिना बालों के दर्शाया गया है। तो इनमें ये कुछ बेसिक अंतर हैं। गांधार कला और मथुरा कला में बेसिक अंतर है। और ये जो मथुरा कला है, यहाँ बुद्ध के साथ साथ हिंदू और जैन मूर्तियाँ भी बनाई गई। वहाँ केवल मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी हैं। तो यहाँ यूनानी देवता अपोलो की भांति यहाँ ऐसी गतिविधियाँ नहीं है। मूर्तियों के पीछे यहाँ आभा मंडल नहीं है, यहाँ आभा मंडल है। यहाँ मूर्ति में, बुद्ध की मूर्ति में दाढ़ी, मुँह, झीना कपड़ा दिखाया गया है। यहाँ ऐसी गतिविधि नहीं है। यहाँ बुद्ध को दुबला पतला बिना बालों के दर्शाया गया है, मोटा कपड़ा पहने दिखाया गया है। तो ये आध्यात्मिकवादी और आदर्शवादी है, तो ये भौतिकवादी और ये यथार्थवादी है। इस शैली में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं पद्मासन, अभय मुद्रा और धर्म चक्र परिवर्तन में है। और इस कला शैली का केंद्र मुख्य रूप से मथुरा, सारनाथ और उज्जैन। तो जो गांधार शैली है उसे मिश्रित शैली, हेलेनिस्टिक शैली कहा जाता है, क्योंकि इसका विषय तो भारतीय है, लेकिन बनाने की जो कला है, शैली है, वो कौन सी है, यूनानी। तो ये था आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपने विदेशी वंशों का अध्ययन किया, देशी वंशों का अध्ययन किया। वो गांधार कला, मथुरा कला, ये बेसिक है। एक दो बार आप इनको रिवाइज करेंगे, इनकी मैं आपको अंतर आसानी से दिखाई देंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो होगा गुप्त काल। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर होगा आपका वो होगा गुप्त काल। उससे संबंधित लगभग 5 से 6 वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।